कभी एक कलाकार, कभी एक पत्रकार और अब आपका पूरा जीवन बुजुर्गों के लिए समर्पित है। कैसे ये नए मोड़ जीवन में आए आपके? वो कौन सा वर्ष था जब श्री हरि वृद्धाश्रम की नींव पड़ी और शुरुआती दौर में आपने किन चुनौतियों का सामना किया? आज मैं ये कहूँ कि विदिशा के 40 डॉक्टर हमको सहयोग करते हैं। तो जो सुविधाएं मुंबई दिल्ली के लेवल पे मिलती हैं, वो सुविधाएं हमको विदिशा में मिल जाती हैं। कि रामलाल दादा हैं, एक्चुअली उनका नाम तो हमें आज भी नहीं मालूम। वो सड़क के किनारे कचरा खाते थे, डस्टबिन का कचरा खाते थे। फिर उनकी मनोचिकित्सा कराई। आज पोजीशन ये है कि रामलाल जी जो है आज आश्रम के एक अच्छे सेवादार बन रहा है। हमारा जो उसके पीछे सोच है कि ये अपने दुख को भूलें, तो वहाँ हर त्यौहार हम इसीलिए वहाँ पर अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और इसमें शहर के लोग भी मदद करते हैं, आते हैं लोग भी। लोग वृद्धाश्रम संचालित ना हो इसके लिए भी कोशिश करते हैं। तो हम लोग पुनर्वास का काम करते हैं और अभी तक 3000 बुजुर्गों को वापस उनके घरों में सम्मान से पहुंचा चुके। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बातों का सफर और मैं हूं आपके साथ गौरव शर्मा। कुछ लोग समाज को बदलते हुए देखते हैं, कुछ उसे बदलने का काम करते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही व्यक्ति से जिन्होंने बुजुर्गों के जीवन को बदलने का काम किया है और शायद वो काम उनके अपने भी नहीं कर सकते हैं। कभी पत्रकारिता के क्षेत्र में कलम चलाने वाले वेद प्रकाश शर्मा आज सैकड़ों बुजुर्गों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम कर रहे हैं। विदिशा के श्री हरिवृद्ध आश्रम की छत के नीचे ना सिर्फ रोटी बल्कि बुजुर्गों को जीने का एक नया तरीका भी सीखने के लिए मिलता है। आइए स्वागत करते हैं और जानते हैं एक ऐसा नया सफर और एक ऐसी नई कहानी के बारे में। वेद प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। कभी एक कलाकार, कभी एक पत्रकार और अब आपका पूरा जीवन बुजुर्गों के लिए समर्पित है। कैसे ये नए मोड़ जीवन में आए आपके? क्या होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि सारा काम हम खुद कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हमको कोई एक परम शक्ति चला रही होती है। जी और परमात्मा को जो मंजूर होता है, मुझे लगता है कि वही सत्य है। मैंने पहले चित्रकारिता से अपने जीवन को शुरू किया, तो मैंने चित्रकारिता में भी काफी काम किया, कई देशों में प्रदर्शनियां लगाई। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में भी मैंने 3 बार शो किया और तमाम ये सब चलता रहा। फिर कुछ समय बाद एक मोड़ आया, तो मैं प्रसार भारती के माध्यम से दूरदर्शन आकाशवाणी में आया। उसकी पत्रकारिता चल रही है अभी। लेकिन अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ कि वृद्धों की सेवा शुरू हो गई। और जहां तक वृद्धों की सेवा का सवाल है, तो ये सोच समझकर तो नहीं हो पाती। जी क्योंकि मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं वृद्धाश्रम जैसे संस्थान का संचालक बनूं, इसका फाउंडर बनूं, क्योंकि मेरी दुनिया एक अलग दुनिया थी। लेकिन चूंकि परमात्मा को कब किससे क्या कराना है, जी। ये तो परमात्मा ही तय करते हैं। और अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ, कुछ ऐसे वृद्ध मिले जिनको देख कर के अंदर की करुणा, चूंकि एक चित्र का दिल तो था ही, संवेदनाएं तो अपनी जगह थी ही। तो ऐसे एक दो वृद्ध जब हमको मिले और हमने उनकी आपीती कहानी सुनी, उन्होंने हमसे कुछ मदद चाही। ईश्वर ने थोड़ा बहुत सक्षम बनाया था, तो फिर उनकी मदद करने के बाद जो सिलसिला चला, तो फिर वो एक ऐसा रूप बन गया कि वो कौन सा वर्ष था जब श्री हरि वृद्धाश्रम की नींव पड़ी और शुरुआती दौर में आपने किन चुनौतियों का सामना किया? ये बात है 2004 की ही थी। अप्रैल का महीना था, अप्रैल था। तो शुरुआत कोई भी हो, जी,
उसमें सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये होती है अविश्वास। समाज विश्वास नहीं करता कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। उस समय जब हम लोगों से हेल्प मांगते थे तो लोग उपहास भी उड़ाते थे। कई लोगों ने कई एलिगेशंस भी लगाए। कई लोगों ने देखा ये इसके पीछे क्या गलत है जी। तो ये चीजें हमको काफी परेशान भी करती थी, लेकिन चूंकि कुछ करना था और स्वयं सक्षम थे, सबसे बड़ी बात ये थी, तो हम लोगों ने अपने छोटे से साधनों से काम शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने देखा जी, तो उनके सवाल के उत्तर उनको ऑटोमेटिक मिले और लोगों का विश्वास जमा। इसमें बड़ी चुनौती मेडिकल की भी आई थी। क्योंकि बुजुर्ग बीमार होते थे तो उनको इलाज बहुत महंगा है। तो फिर हमें एक स्थानीय डॉक्टर मिले, फिर हमने शहर के डॉक्टर से संपर्क किया, तो काफ़ी लोगों ने हेल्प भी की। आज मैं ये कहूँ कि विदिशा के 40 डॉक्टर हमको सहयोग करते हैं और ऑन कॉल आ जाते हैं जी। मतलब हम बड़े बड़े ऑपरेशन सहजता से करा लेते हैं। तो जो सुविधाएं मुंबई दिल्ली के लेवल पे मिलती हैं वो सुविधाएं हमको विदिशा में मिल जाती। मतलब रिस्क लेते हैं डॉक्टर भी। एक्चुअली जो चीज़ें यहाँ होती नहीं है ना, लेकिन वृद्धाश्रम के पेशेंट की वो करते थे। कभी ऐसी स्थिति भी बनी कि किसी बुजुर्ग को सड़क किनारे से आपने अपनी खुद की कार में बिठाला? क्या किसी इन लोगों ने कभी विरोध किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ये समझाने की कोशिश की कि मत कीजिए? हाँ, ऐसा तो कई बार हुआ जी कि सड़क पर कई बुजुर्ग ऐसे पड़े मिले हमको और उनको मैं अपनी गाड़ी में बिठा के लाया। और कई लोग तो ऐसे मिले जो जिनको देखकर लोग डर जाते थे। मतलब इतने भयावह स्थिति उनकी, कई सालों से नहीं नहाया। मतलब इविल उनको लोगों ने पागल घोषित कर दिया था। एक दादाजी का मैं आपको बताऊं कि रामलाल दादा हैं। एक्चुअली उनका नाम तो हमें आज भी नहीं मालूम। अ, वो सड़क के किनारे कचरा खाते थे, डस्टबिन का कचरा खाते थे और लोग उनको नाश्ता देते थे तो वो डस्टबिन में ही डालते थे। तो एक्सीलेंस स्कूल है, वहाँ पर वो चले जाते थे तो बच्चे भाग जाते थे। लेकिन एक दिन मुझे वो मिले और मेरा उन पर दिल आ गया। मैंने कहा आज उनको ले चलते हैं और फिर मैं लाया, मैंने उनको आश्रम में नहलाया अपने हाथों से, सब किया। तो आश्रम के लोगों ने भी विरोध किया, भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप, पागल को पकड़ लाए। भाई साहब पागल हो गए, मतलब हमको लोग पागल कहे जी। तो लेकिन वो तो एक्चुअली पात्र व्यक्ति वही था। वाह! क्योंकि वाकई में जिसका कोई नहीं हो, जिसको अपना सेंसेशन भी नहीं है, अगर उसका सेंसेशन आ जाए और वो व्यक्ति यदि अपने काम खुद करने लगे, मतलब इसके पीछे जो मेहनत होगी और वो यदि वो सफल होती है तो एक अंदर से बड़ी खुशी मिलती है। फिर उनकी मनोचिकित्सा कराई। आज पोजीशन ये है कि रामलाल जी जो है आज आश्रम के एक अच्छे सेवादार बन रहा। आपके वृद्धाश्रम में माहौल ऐसा होता है कि कई बार त्योहारों पर बुजुर्ग भी बड़े चुस्त दुरुस्त हेल्थ में झूमते हैं आज भी। कैसे वो समय याद करते हैं? एक्चुअली क्या है कि अ, उसके पीछे हमारा जो काम करने का एक जो पैटर्न है वो ये है कि वृद्धाश्रम में जो भी बुजुर्ग आते हैं वो पूरी तरीके से टूटे हुए होते हैं। क्योंकि परिवार की प्रताड़ना, समाज की प्रताड़ना, फिर शारीरिक दुख, बीमारियां, डिप्रेशन, टेंशन, अवसाद, इन सब चीजों से वो मतलब जूझते हुए यहाँ पर आते हैं। कई लोग रोते हुए आते हैं, जी। कई के बच्चों ने मारा हुआ होता है। हुँ, हुँ। मतलब बच्चे भी, बच्चियों ने मारा हुआ होता है, ऐसे बहुत सारे आते। लेकिन हम ये सोचते हैं कि इनके जीवन में खुशियां कैसे आए, तो उसके लिए फिर हम लोग अपने जतन करते हैं। तो जितने भी भारतीय त्योहार होते हैं उस पर हम उनको मोटिवेट करते हैं, उनके साथ समय एक्सपेंड करते हैं। और कोई भी त्योहार हो, मैं घर से पहले आश्रम में सेलिब्रेट करता हूँ। चाहे दीपावली की पूजा हो जी, राखी हो, आपका होली हो, होली पर सॉन्ग रचाना, वाह! जेंट्स को लेडीज के कपड़े पहना देना, लेडीज को जेंट्स के कपड़े पहनाना, थोड़ा सा ट्रेडिशनल जो मटकी होती है, टिमकी बोलते हैं जिसे, तो वो यूज़ करना।
और गीत संगीत के माध्यम से। तो बुजुर्गों के हमारा जो उसके पीछे सोच है कि ये अपने दुख को भूलें। तो वहाँ हर त्योहार हम इसीलिए वहाँ पर अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, और इसमें शहर के लोग भी मदद करते हैं, आते हैं लोग भी लोग। क्या कोई ऐसी कहानी वृद्धाश्रम की जो आपको आज भी याद आती हो तो झकझोर देती है आपको? ऐसी तो कई कहानियां हैं जी, जो कि ऐसी ही कहानियां होती हैं वहां पर जी। एक माता जी आई हमारे यहाँ, उनकी इकलौती बेटी जी। उन्होंने घर जमाई रखा, और काफी बड़ा मकान था, करीब 1 करोड़ की लागत का, विदिशा में। डेयरी थी, धर्म कांटा था, व्यवसायिक काम थे। तो बेटी जमाई को सारा सौंप के रहती थी। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा समय आया कि बेटी ने उनको, जहां पर पशु बांधे जाते हैं, गाय बनती है, उस सार में बेटी उस सुलाती थी, और खाना भी नहीं खिलाती थी। तो वो कंडे जो रहते हैं डेयरी के, उससे वो बाटियां बना के खाती थी। उनके हाथ जल जाते थे। तो मोहल्ले वालों ने जो है, उदयनगर कॉलोनी में मोहल्ले वालों ने उनको वृद्धाश्रम के लिए संपर्क किया। उनका ले आइए उनको। अच्छे उच्च वर्ग से थी वो, विदिशा के प्रतिष्ठित परिवार से भी रही वो। तो जब वो आई हैं, तो हमको बहुत धक्का लगा कि बेटों से अच्छी बेटियां होती, लेकिन इन्होंने इतना सब दिया बेटी को, और वो बेटी ऐसा कर दी है जी। वृद्धाश्रम संचालित ना हो, इसके लिए भी कोशिश करते कि वृद्धाश्रम में कम से कम वृद्ध रहे, क्योंकि हमारी संस्कृति इसको अलाउ नहीं करती। तो हम लोग पुनर्वास का काम करते हैं, और अभी तक 3,000 बुजुर्गों को वापस उनके घरों में सम्मान से पहुंचा चुके जी। आज वृद्धाश्रम आकर लोग अपनी सालगिरह, शादी की सालगिरह, जन्मदिन मनाते हैं। ये क्रम कब से शुरू हुआ कि लोगों ने बुजुर्गों के बीच में अपना समय बिताना शुरू किया? हाँ, ये पिछले 10 वर्षों में एक नया तरीके का, एक क्रांति कह सकते हैं इसको, कि जितनी व्यापकता से संस्कारों का अवमूल्यन हो रहा है, जितने वृद्धाश्रम में लोग बुजुर्ग आ रहे हैं, लोग मार रहे हैं घर पे, लोग प्रताड़ना दे रहे हैं, लोग तमाम तरीके से परेशान कर रहे हैं। तो एक ओर तो इस तरीके की घटना है, लेकिन दूसरी ओर युवा वर्ग काफी संवेदनशील मैं देख रहा हूँ। और इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स, अन्य कॉलेज के स्टूडेंट, स्कूल के बच्चे भी ये वृद्धाश्रम आते हैं, बुजुर्गों के साथ डांस करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, केक काटते हैं, बुजुर्गों को खाना खिलाते हैं। कुछ लोग बुजुर्गों को उपहार देते हैं, पानी की बोतल दे देंगे, कुछ भी, मतलब उनकी उपयोगी वस्तुएं लोग भेंट करते हैं। तो ये जो एक परिवर्तन है, ये, इस बात से मुझे बड़ी खुशी मिलती है, और ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि शायद आने वाले भविष्य में अगर यही युवा पीढ़ी, जो आज वृद्धाश्रम में बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, एनिवर्सरी मना रहे हैं, लोग होटल संस्कृति से कट रहे हैं, कि अगर वो 20,000 रुपये खर्च करके होटल में दोस्तों के साथ जश्न मनाए। मैं, मतलब, मुझे कई बार आश्चर्य भी हुआ, ये इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र ये बढ़िया पार्टी करते हैं, ये वृद्धाश्रम में आ रहे हैं, और बुजुर्गों के पैर पड़ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। तो इससे ये तो सिद्ध होता है कि इनके घरों में तो ये नहीं करेंगे, चूंकि वो संवेदना से जुड़ चुके हैं। तो ये बात समाज के लिए बहुत प्रेरक है, और बहुत अच्छा लगता है। परिवार को एक बैकबोन कहते हैं। आज आपकी पत्नी जो है प्रोफ़ेसर है, बेटी सफल है। कैसे इन्होंने आपके सफ़र में हमेशा सपोर्ट किया, या कभी ऐसी कोई चीज़ें भी आई कि कभी कहा सुनी हुई हो इन चीज़ों को लेके जो आप सेवा कर रहे हैं? नहीं, ये मेरे जीवन का बड़ा सौभाग्य है कि मुझे पत्नी बहुत अच्छी मिली। मतलब यूं मान लो कि शुरुआत में ही 7 साल की वेतन डोनेट कर दी, और हर अच्छे काम में वो हेल्प करती है। तो ये मेरे लिए, हाँ, थोड़ा बहुत, अब चूंकि ये काम बड़ा चुनौतीपूर्ण है, तो थोड़ा बहुत व्यवस्थाओं को लेकर के हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़ रहा हो। पत्नी का हमारा बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा सहयोग रहा कि मैं बयां नहीं कर सकता।
मतलब मेरे से ज़्यादा आगे बढ़ के काम करती हैं और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए मेरे से आगे खड़ी होती हैं। जी, 24/7 आपकी ये सेवा कहेंगे। तो इस समय में आप खुद को कितना समय दे पाते हैं? आपकी हेल्थ के लिए कितना समय दे पाते हैं? ये बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि ये एक ऐसा ज़िम्मेदारी ईश्वर ने दी है। हमने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था और ईश्वर ही उसको करा रहे हैं, वही शक्ति देते हैं। कई बार इरिटेशन भी होता है, क्योंकि नींद नहीं हो पाती। रात को 2 बजे भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, आश्रम से फ़ोन आता है। रात को ज़िम्मेदार जो हमारा स्टाफ है, वो चला जाता है। 2 केयरटेकर रहते हैं केवल, तो वो उतना डिसीज़न ले नहीं पाते। कभी भी, चूँकि सारे के सारे बुज़ुर्ग हैं और सब क्रिटिकल स्टेज में ही रहते हैं मैक्सिमम, तो रात को हॉस्पिटल ले जाना कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, कभी सुबह 6 बजे, सर्दी, गर्मी, बरसात, तो ये सब चीज़ें होती हैं, अ, लेकिन मैनेज हो जाती। आगे आने वाले कुछ सालों में या 5 साल, 10 सालों में आपकी क्या योजना रहेगी? कैसे क्या विस्तार का आप कोई मन बनाया है आपने? मैं तो ये कहूँगा कि ये जो सेवा है छोटी-सी, ये सेवा ऐसे ही चलती रहे जी, और वृद्धाश्रम में बुज़ुर्गों की संख्या कम हो, इसके लिए हमारा विशेष फ़ोकस रहता है। और मैं, जो फैमिलीज़ हैं, अभी अभी तो बहुत बड़ी घटना घटी। अभी रिसेंटली एक बेटी अपनी माँ को डस्टबिन की तरह बाहर छोड़ के चली। अभी 2 दिन 3 दिन पुरानी बात। ऑटो में बैठी, ऑटो में लाई माँ को, और चूँकि मैं आश्रम से कहीं जा रहा था, मैं गाड़ी रिवर्स कर रहा था, ऑटो आया और वो लड़की ने उनको वैसे गेट के बाहर पटका, वैसे छोड़ पड़ के, और एकदम वो भागी। मैंने रोकने की कोशिश भी की, "रुकिए बहन जी ज़रा, आप कौन हैं, क्या?" लेकिन वो नहीं सुनी और वो भाग गई। और बाद में जब जानकारी मिली थी, इनकी 7 संतान है, 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, परिवार में डॉक्टर भी हैं, अच्छे, मतलब ठीक-ठाक लोग हैं, लेकिन माँ के साथ ऐसा कर रहे हैं, तकलीफ तो होती है। दुनिया जब रिश्ते तोड़ देती है, तब वेद प्रकाश शर्मा जैसे व्यक्ति उन रिश्तों को जोड़ने का काम करते हैं। ये एक इंटरव्यू ही नहीं, ये एक पॉडकास्ट ही नहीं, बल्कि इंसानियत की एक मिसाल थी। हम फिर हाज़िर होंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ। बातों का सफ़र यूँ ही जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।